अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 6 जून 2022। आप अंदाज़ा लगाएं, जून आ गया, आधा साल तकरीबन गुजरने को है, पता ही नहीं चला। और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं, वो सारी आपसे गुफ्तगू करना बड़ी ज़रूरी है। एक तो मैं ख़बर आपको देता चलूँ कि इमरान खान साहब जिस तरीके से अपना बयानिया बिल्ड कर रहे हैं, लोगों के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं। सियासी जमातों के लिए वो पैरामीटर अब मीट नहीं हो पा रहे और वो बड़ा मुश्किल काम है। वो पैरामीटर को मीट करना बहुत इतना आसान काम नहीं है। जो मर्जी आप कहते रहे, जस्टिफिकेशन देते रहें। और जिस तेज़ी से बजट, मैंने आपको कह दिया था कि ये मौजूदा हुकूमत 10 जून इसी हफ्ते के अंदर है, ये पेश करेगी। ये बजट लॉलीपॉप होगा आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये आप क्या कह सकते हैं, कैमोफ्लाज का लफ्ज़ भी है और शुगर कोटेड का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल कर दें तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। और वो बयानिया गलत साबित हो गया कि महंगाई और ये सारा, तो इस गवर्नमेंट में तो ना डॉलर कंट्रोल कर सका। इनके पास अगर कुछ चीज़ थी भी, क्या था, इनके पास भी कुछ नहीं था। और ना ही महंगाई रोक सके ये। मैंने उस पर पिटीशन कंप्लीट कर ली है। मैं कोशिश करूंगा एक आध दिन के अंदर पिटीशन फाइनल कर दूंगा। वो तफसीलात मैं अभी नहीं बता रहा आपको, लेकिन आज का दिन बहुत अहम इस कॉन्टेक्स्ट में है। 2 मैटर्स बड़े अहम लगे हुए हैं। एक जनाब जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास ये 5 जो रिज़र्व सीटों के हवाले से उसकी इंटरप्रिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन दूसरा जो अहम है, जो डे टू डे हियरिंग चल रही है, वो जनाब जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी चीफ जस्टिस साहब के पास है। मुनीर अहमद वाले केस में मैं बहस कंप्लीट कर रहा हूँ और वहाँ 3 MPs की तरफ से एक और रिट पिटीशन दायर कर दी है। ज़ैनब उमैर, शमसा कंवर और तीसरा नाम ज़रा मुश्किल सा नाम है, मैं भूल जाता हूँ, वो उनकी तरफ से फ़ाइल कर दी है। और उस पिटीशन में देखें 3-4 बड़े अहम हैं। एक तो इलेक्शन सारा टेंटेड है। बाकायदा मैंने जो ख़तो किताबत की थी, डिप्टी स्पीकर को जो लिखा था, वो सारे रिकॉर्ड में लगा दिए हैं। सारे रिकॉर्ड में मैंने लगा दिए हैं कि जिसके अंदर जो 16 अप्रैल का जो इलेक्शन हुआ है वो एक शैम प्रोसेस है और वो इलेक्शन हुआ ही नहीं, आप यूँ कह सकते हैं। एक तो असेंबली के अंदर नहीं हुआ, गैलरी में इलेक्शन किया। आइज़ और नोज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो परवेज़ लाई वाला दरवाज़ा ही सारा बंद कर दिया। पुलिस यानी आपको वोट ही कास्ट ना हो सके। और जो बदमाशी है, ये सारा कुछ हुआ, ये रिकॉर्ड पे 2 ख़त मैंने लिखे थे, वजाहतें मांगी थी, वो अभी तक जवाब नहीं दे सके, किसी चीज़ का जवाब नहीं दे सके। फिर मैंने इनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी फाइल करवा दी थी, स्पीकर साहब के पास वो पेंडिंग पड़ी है। ये वही है कि जिसमें पुलिस कॉल कर ली थी हाउस के अंदर और पंजाब प्रिविलेज एक्ट की भी वायलेशन हुई थी। ये भी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं जो अब रिकॉर्ड के अवेलेबल हैं। उसमें नहीं, उसमें बुनियादी तौर पर कि चूँकि 7 अप्रैल का फैसला याद होगा आपको, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर आया था, वो बड़ा तफसीली फ़ैसला है। उसमें बहुत सी तफसीलें डिस्कस हुई है। वो रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं सारी, और आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ें अगर रिकॉर्ड पे अवेलेबल हैं तो बड़ा मुश्किल है। मैंने लास्ट डेट के ऊपर अदालत को ये बताया था कि 7 जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 19 मार्च को आ चुका था और ये 3 अप्रैल वाले दिन जिस दिन रूलिंग के ज़रिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुस्तरद कर दी थी। और मैं फिर यहाँ चलाता चलूँ 27 मार्च की अपनी ट्वीट बैकग्राउंड पे मैं बार बार चलाता हूँ आपको। मैंने कहा था इमरान छक्का मारने के लिए तैयार, और क्या मैंने कहा था कि वो तरीके तो मैं तो अभी पेश नहीं हुई, असेंबलियाँ तालील हो सकती हैं। 28 को पेश हुई थी, 28 से 3 तारीख के ये दिन बनते हैं टोटल 7। तो ये तो ज़रा समझ लीजिएगा इस बात को सामने रखते हुए मेरा वो ट्वीट। और फिर मैंने ये भी कहा था कि उसमें सुकम बहुत है, स्पीकर रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद कर सकता है, ये भी मैंने कहा था उसके अंदर।
आप प्रपोजल कह लें, सजेशन कह लें, मेरे सामने से इमरान खान साहब ने रिस्क लिया इस सारी बात को सामने रखते हुए। तो जिन दिनों में ये रेफरेंस की समाअत हो रही थी, जिन दिनों ये ख़ास तौर पर तहरीक-ए-अदम एतमाद के कॉन्टेक्स्ट से पटिशन पे बहस हो रही थी, और साथ साथ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की भी डेटें हैं, हियरिंग और डेटिंग मैंने ऑर्डर शीट पढ़ के बता दी कि ये सारा इकट्ठा चल रहा था, तो लिस्ट पेंडेंस थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो 7 अप्रैल का ऑर्डर जो है ना, लास्ट वाला जो आर्टिकल 63 का हाईलाइट करके वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, और उसका इतलाक, और कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मैंने अदालत को यही बताया। और जो फाइनल फैसला 17 मई का आया, उसका इतलाक 16 अप्रैल जिस दिन ये इलेक्शन हुआ उस दिन होगा, और वो 25 वोट माइनस करेंगे तो 172 पे आ जाएंगे। और 172 इसका फ़ैसला क्या हो सकता है या कैसा मुतवक्को हो सकता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये सेट साइड होने के बाद आप चले जाएंगे 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को नॉमिनेशन पेपर के बाद का इलेक्शन का प्रोसेस दोबारा होगा, और हाई कोर्ट कह सकती है इस सारे मसले को सामने रखते हुए, और 17 मई का इतलाक माजी से होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट, मैं फिर बताया, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट। जिस डेट से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 आया उसकी इंटरप्रिटेशन उस दिन से है। मैंने इतनी बहस अब कर रहा हूँ, और आगे मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट के हवाले से फिर मैं डिफरेंट जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो सारी अदालत के अंदर रखनी है, और बाकी चीज़ें मैंने सारी अदालत को बतानी है, कहाँ का क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ें क्या क्या इवेंट हो चुके हैं, और आईनी बहस क्या है, वो अदालत की मुआवनत उस दिन करनी है। नई पटिशन जैसे मैंने बताया ये भी दायर कर दी है, मुनीर अहमद की तरफ से मैंने दायर की थी, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में कल कहना था कि जनाब ये मुनीर अहमद का क्या ताल्लुक़ है सारे मसले में। तो मुनीर अहमद एक वोटर है, उस वोटर में असेंबली में जाने वाले के लोगों से बड़ा कंसर्न है, लेकिन अब ये 3 की तरफ से एक अलहदा जिसमें पूरा इलेक्शन का सारा प्रोसेस इन्वॉल्व मैंने कर दिया, और यह मामला अदालत के सामने आ चुका है। और ये साथ इकट्ठा ही अदालत से रिक्वेस्ट करके नोटिस इशू करके, और उसमें अदालत के सामने इकट्ठा ही मैंने बहस करनी है, और ये मैंने अब अदालत के सामने पूरी पोजीशन रख देनी है। दूसरा अहम इशू जो है वो 5 सीटों के हवाले से है। यहाँ बैकग्राउंड पे चल रहा होगा इलेक्शन कमीशन का वो फैसला, हाईलाइटेड पोर्शन, आखिरी वाले पोर्शन जिसमें डी सीट कर दिए थे 25, और उसको नोटिफाई करना था फ़ौरन। इलेक्शन कमीशन ने अपने तय नहीं किया, फिर लिखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और जब रेट पटिशन दायर कर दी तो वहाँ एक दरख्वास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी दे दी। वो कहते नहीं जी ये तो आप नोटिफाई तब करेंगे जब इलेक्शन होंगे। हालांकि इनका आर्टिकल 224(6) बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है, बड़ी वजाहत के साथ बताया हुआ है कि कोई फौत हो जाए, कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, जो लिस्ट पार्टी लिस्ट होगी उसमें से अगला बंदा आ जाएगा। तो 5 जो है ना, 3 ख़वातीन और 2 माइनॉरिटी के, ये 5 तो PTI की वोट है ना पड़े पक्के। और उसमें एक मिसाल मैंने यूँ भी दी है कि फ़र्ज़ करें 100 के करीब सीटें हैं, तो ये 10 के करीब हो जाते हैं। एक रेशो बता रहा हूँ वैसे, हालांकि उसकी तादाद मैं आपके सामने सारी रख देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में रखा हुआ है, चले मैं आपके सामने एग्जैक्ट पोजीशन रख देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में जो लिखा है कि टोटल 142 जनरल सीटें थी PTI की, और 130 थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और 23 सीटें ख़वातीन के लिए आई इनके पास, और 4 सीटें नॉन मुस्लिम की आईं। और PML ने 30 सीटें आई रिज़र्व की, और 4 ख़वातीन की आईं, और उसमें से 3 चले गए, तो ऑटोमेटिकली इनकी यहीं आनी है ना। अगर हो भी गए, अगर फ़र्ज़ करें या रिज़र्व सीटें ना होती, ये 20 चले जाते, 20 होते, तो क्या आपने वो जो इलेक्ट किए हुए हैं उनको डीसीट करना था? ये आइन की मंशा कभी नहीं है, मैं फिर बताता चलूँ। इसीलिए पहले दिन जो आपकी मेजॉरिटी है वो लिस्ट आनी है, लिस्ट में अगर एग्जॉस्ट हो गई है तो उसमें फिर आगे आप नई, अब ये नई लिस्ट तो आप दे नहीं सकते, ना आइन देता है इजाज़त, ना कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप नई लिस्ट अपनी मर्ज़ी से बदलते रहें, सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट के हवाले से वहाँ आपको देना है, तो फिर वापस नहीं ले सकेंगे ना आप। और दूसरा बड़ा अहम इशू है, मेरे 3 ऑब्जेक्शन है इसके हवाले। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस को दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन में चली गई है और वो बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करती फिर रही है? अदालत कहाँ से आ गई? इलेक्शन कमीशन।
तो अटॉर्नी जनरल को बुलाना और एडवोकेट जनरल को, मैं ये भी मैं समझता हूँ वजह क्या है कि वो एक सियासी जमात का नुक्ता नज़र लेके चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। अशतर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केसेस करते रहे, हमारे भाई हैं। शहजाद शौकत साहब भी PMLN के जो ये केसेस सारे करते रहे, तो उन्होंने तो नुक्ता नज़र वही देना है पार्टी का। तो आपने तो उन तीनों को बुला के एक ही जगह पर इकट्ठा करके और पॉइंट ऑफ व्यू लेकर और ये इंटरप्रिटेशन कर दी, उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन कर दी, कह दिया कि पहले 20 के इलेक्शन होंगे, उसके बाद 5 सीटें आएंगी। ये भी देखें ना, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉ पैदा कर दिया। अब ये कोर्ट नहीं है, अदालत के सामने, अदालत को इख्तियार मौजूद है, अदालत इसकी इंटरप्रिटेशन करे जो भी इंटरप्रिटेशन कर रही है, और अदालत की मुआवनत हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में करनी है। जैसे शुजात अली खान साहब के पास ये मैटर लगा हुआ, और इंशाल्लाह उस दिन अदालत की मुआवनत करेंगे और अदालत को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन बड़ी क्लियर है, 5 सीटें आ जाएँ और इलेक्शन होते रहे, हमें क्या एतराज़ है, हमें क्या एतराज़ है इस बात को सामने रखते हुए। और ये तो फिर सारी की सारी आप टोटल अगर आप 20 खो के अगर आप देखेंगे तो फिर बैठ के आप रेशो देखेंगे, रेशो कितनी होनी है। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, एक नई कंट्रोवर्सी जो है ना। और मैंने यहाँ ट्वीट किया था, वह बैकग्राउंड में मैं ट्वीट चला देता हूँ कि जिस दिन हेयरिंग हुई थी उसी दिन इलेक्शन कमीशन के जो बयान मैंने बता दिया कि उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला कर लिया। फ़ैसला तो जाके 2 जून को किया, लेकिन उसी दिन लाहौर हाईकोर्ट वाले दिन सुबह मैंने ट्वीट कर दिया था, वो मैं फिर बैकग्राउंड पे चला देता हूँ ट्वीट आपको, आप समझ सके मैंने वो क्या बात कही थी। अब ये मामला भी लाहौर हाईकोर्ट के सामने है। तो हाई कोर्ट्स में बहुत आम इश्यूज़ हैं जो चल रहे हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें सामने आनी हैं, और अब अदालतों ने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। इस पर बैठ कर बड़े अहम इशू हैं, बड़ी वजाहत के साथ मैंने आपको बता दी, और रेलेवेंट प्रोविजन 224(6) भी, 106(2)(c) भी बैकग्राउंड पे चल रही है, सेक्शन 104(5) इलेक्शन एक्ट का भी चल रहा है। वो रूल्स में ले जाने की कोशिश कर, रूल तो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो सारी इंटरप्रिटेशन जितनी भी होनी है ये आइन के मुताबिक है, आइन की आर्टिकल 224(6) बड़ा क्लियर है। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।